जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है दोस्तों, फैराडे स्थिरांक क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, या सार्वभौमिक स्थिरांक है, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है। दोस्तों प्रश्न में ही दिया है फैराडे स्थिरांक, अर्थात दोस्तों ये कांस्टेंट है, अर्थात यह अचर है, यह परिवर्तित नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक स्थिरांक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,487 कैलोरी प्रति मोल होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, दिया हुआ यहाँ पर कि 96,487 कैलोरी प्रति मोल होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न में से किसका pH मान 7 होता है। ऑप्शन दिया है शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों जो शुद्ध पानी होता है उसका भी pH मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी pH मान 7 होता है। जबकि बात करें क्षारीय विलयन का तो इसका 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान भी 7 होगा। वर्षा का जो पानी होता है दोस्तों वो जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। 7 से अधिक pH मान का विलयन क्षारीय और 7 से कम pH मान का विलयन अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन है बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय विलयन। दोस्तों क्षारीय विलयन का मान जो होता है 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पानी का pH मान होता है। ऑप्शन है 4, 7, 12 या फिर 18, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है। ऑप्शन है बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। बोरॉन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलनांक जो होता है इन सभी में ऊंच होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। आगे दिया है कि गलनांक पर ठोस और द्रव अवस्था साम्यावस्था में होती है। बोरॉन का गलनांक 2453 केल्विन होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जो बोरॉन है उसका गलनांक 2453 केल्विन होता है और एल्यूमिनियम का गलनांक 933 केल्विन होता है, जबकि सिलिकॉन का गलनांक 1693 केल्विन होता है और लोहा का गलनांक 1808 केल्विन होता है। तो अतः इनमें सबसे ज़्यादा गलनांक जो है वो बोरॉन का है। इसका गलनांक इन सभी में ऊंच है। तो इस तरह से बोरॉन इसका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीलम, जिसको सामान्य भाषा में रूबी भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन है Al2O3, Al3O2, N2O, NO2, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको ध्यान में रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। दोस्तों नीलम जो है रत्न श्रेणी का खनिज है, अर्थात इसका प्रयोग नेकलेस बनाने में, यानी कि गले का हार बनाने में, या कोई भी जो ज्वेलरी होती है उसको बनाने में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है कि इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी इसको बनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि नीलम को कृत्रिम रूप में भी बनाया जा सकता है और साथ ही यह प्रकृति में भी हमें मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि 3 से 6 में बदल जाता है। घोल जो है इसका pH 3 से 6 में बदल जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो pH पारस होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ बीच में एक 7 होता है। यहाँ पर दोस्तों 0 पर दोस्तों जब हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ देते हैं तो इधर अम्लीयता बढ़ती जाती है, और जब 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो इधर क्षारीयता बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों 7 पर जो होता है, 7 पर यह उदासीन रहता है। तो दोस्तों यह 3 से 6 आ रहा है, इसका मतलब यह इधर से 7 की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों इसकी अम्लीयता शक्ति जो है, अम्लीयता की जो प्रबलता है वो कम होगी, और जो क्षारीयता की प्रबलता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है कि H+ आयन की जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि H+ आयन जो होता है दोस्तों वो अम्ल में होता है, जबकि क्षार में OH- आयन होता है। तो जब ये क्षार की ओर बढ़ेगी तो H+ आयन की सांद्रता जो है ये अस्पष्टता जो है कम हो जाएगी। लेकिन ये बताना है दोस्तों कि इसमें कितनी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 1000 गुना कम हो जाएगी। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, 1000 गुना जो है ये कम हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल द्रव। लाल द्रव दोस्तों हम जानते हैं कि ब्रोमीन जो है अधातु है और यह कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। जिस तरह से दोस्तों पारा जो होता है, पारा दोस्तों ये धातु होता है। पारा क्या है दोस्तों? धातु होता है और यह कमरे के ताप पर जो है द्रव रूप में रहता है। तो उसी प्रकार ब्रोमीन जो है दोस्तों यह अधातु है। ब्रोमीन क्या है दोस्तों? अधातु है, और कमरे के ताप पर ये भी किस रूप में रहता है? तो द्रव रूप में रहता है। यदि धातु में पूछे तो धातु में पारा जो है द्रव रूप में रहता है कमरे के ताप पर, और ब्रोमीन जो है अधातु है। यदि अधातु में पूछे तो ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ की आंसर जो है साइड में दिया रहता है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप आंसर को देखकर कभी भी टिक न करें, आप अपने से आंसर करने का प्रयास करें ताकि आप सभी लोगों का अभ्यास हो सके। दोस्तों ब्रोमीन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। दिया है ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या जो है 35 होता है दोस्तों। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 35 होता है, और ये कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय होता है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, यह अज्वलनशील और जल में अल्प विलय होता है। ब्रोमीन जो होता है वर्ग 17 का तत्व है। वर्ग 17 का दोस्तों सदस्य है, तत्व है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वर्ग 17 को हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों आप कमेंट में करके बताइएगा कि वर्ग 16 को किस नाम से जाना जाता है। वर्ग 16 को दोस्तों आप कमेंट में करके बताइएगा कि वर्ग 16 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। 16 वर्ग 16 को किस नाम से जाना जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या फिर कैडमियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। कैडमियम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो होता है ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं तीनों।
अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से कैडमियम एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम का संकेत दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। कैडमियम संकेत जो होता है सीडी होता है, सिल्वर रंग की धातु होती है दोस्तों। यह जो है सिल्वर रंग की होती है जिसमें नीले रंग की झलक दिखलाई पड़ती है। आगे दिया है कि कैडमियम एक विषैली धातु है दोस्तों। कैडमियम जो है एक विषैली धातु है और कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकेल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग दोस्तों निकेल कैडमियम बैटरी के रूप में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों एक ऐसा तत्व है तो ये संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघनन क्या है। संघनन दोस्तों बताना है संघनन क्या है। ऑप्शन है गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। दोस्तों वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, जबकि गैस का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, गैस का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको ऊर्ध्वपातन भी देता है। अगला दिया है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन, तो दोस्तों ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन कहलाता है। गलन या द्रवण भी देता है दोस्तों। ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन या फिर द्रवण होता है। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघनन जो है वाष्प का द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन यानी इंग्लिश में कंडेंसेशन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि दोस्तों। जैसे दोस्तों गर्मियों के दिन में जो जल है वो वाष्पित होकर आकाश में चला जाता है और वहाँ पर संघनित होकर वो बादल बना लेता है या फिर कोहरा बन जाता है या फिर वर्षा का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है। प्रश्न है दोस्तों, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है विलयन की सांद्रता, विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि विलयन या विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। मतलब तो विलयन की होगा विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन दोस्तों समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन एवं गुण एक समान हो। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। दोस्तों ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है दोस्तों। अपने आसपास में दोस्तों देखते होंगे कि जो गर्म करके लोहों को पिघलाकर उनको जोड़ा जाता है, वही प्रक्रिया दोस्तों वेल्डिंग कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ते की। दोस्तों गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर जस्ते की परत जो है चढ़ाई जाती है। दोस्तों इसको हिंदी में जस्तीकरण या फिर यसद लेपन भी कहा जाता है।
इसको भी ध्यान में रखें दोस्तों। इसको हिंदी में जस्तीकरण या फिर यशद लेपन भी कहा जाता है। यशद लेपन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। इसमें दिया है दोस्तों कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को ही दोस्तों गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में जस्ता दिया था तो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथ, सल्फोनेट, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फोनेट। दोस्तों कपड़े साफ करने में सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिए हुए है कि डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं। डिटर्जेंट जो होता है दोस्तों आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में घुलनशील होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में घुलनशील होता है, जिसको दोस्तों हम लोग अपने आम भाषा में सर्फ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। दोस्तों वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से दोस्तों एक से अधिक इसका राइट आंसर। दोस्तों मानव के पसीने में लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता तो पाया जाता है, साथ ही सोडियम और पोटेशियम भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।